और इस समय पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी नेता पर हमला हुआ है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगाई। थाने के बाहर बीजेपी समर्थकों का हंगामा। बिल्कुल बंगाल में ऐसा हो नहीं सकता कि चुनाव हो और यहाँ पर हिंसा ना भड़के या इस तरीके की घटनाएं सामने ना हो, बमबाजी ना हो, गोली ना चलाई जाए, आगजनी ना की जाए। और बिल्कुल देखिए वैसी तस्वीरें, पहले फेज का मतदान होना है 23 तारीख को और उससे पहले ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं। बीजेपी के नेता के ऊपर ये हमला किया गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगा है। पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी नेता पर यह हमला हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया और अब से ठीक 36 घंटे बाद यानी 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े नेताओं की रैलियों और बयानों से पश्चिम बंगाल का माहौल अब और भी गर्म हो गया है और अब सभी की नजर फर्स्ट फेज के मतदान पर टिकी हुई है। क्योंकि अब तक के चुनाव प्रचार में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने दिखे। देखिए कोलकाता में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कोलकाता ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान पूरे राज्य में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए दिखाई दिए। जयनगर, राजपुर और इकबालपुर की इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई कितनी जबरदस्त है। और यही कारण है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की लगभग 2000 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। मुर्शिदाबाद, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, बीरभूम, मालदा और कूच बिहार जैसे क्षेत्रों पर विशेष नजर है। पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता है। 2021 चुनाव में हिंसा के 278 मामले दर्ज हुए थे। चाक चौबंद व्यवस्था की वजह से इस साल बाकी चुनावों की तुलना में कम घटनाएं हुई, लेकिन असली चुनौती 23 अप्रैल को होगी जब राज्य के 152 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार थम चुका है। 36 घंटे बाद 152 सीटों पर बंगाल की जनता अपने विधायक का चुनाव करने वाली है और इस बार बम्पर मतदान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव के दौरान होने वाले बवाल से निपटने के लिए बख्तरबंद वाला प्लान भी रेडी कर लिया गया है। बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा की तस्वीरें सामने आती रही है, लेकिन इस बार बवाल करने वालों का इलाज उसी वक्त हो जाएगा, क्योंकि पूरे बंगाल में बख्तरबंद गाड़ियों में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। यानी अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की तो फिर उसका बचना मुश्किल है। कोलकाता समेत पूरे बंगाल में इसी तरह की बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की गई है। अंदर सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहते हैं जो हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। फुल बुलेट प्रूफ रहती है, इसका कांच हो या फिर ये बॉडी हो, इसमें बुलेट अंदर नहीं जा सकती है और अंदर वो तैनात जवान रहते हैं जो हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। जहां एक तरफ क्यूआरटी टीम एक्टिव मोड में है तो वहीं मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अर्ध सैनिक बलों का फ्लैग मार्च हुआ। इंसाफ राइफल से लैस जवानों का ये मार्च बताने की कोशिश है कि बंगाल में अब जनता बेखौफ होकर वोट डाल सकती है और इसीलिए जगह जगह मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस दिखाई देंगे, अर्धसैनिक बलों के जवान दिखाई देंगे, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, विशेष तैयारियां हैं। भवानीपुर से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के गृह क्षेत्र में भी बीएसएफ की तैनाती की गई है। बंगाल के पहले चरण के चुनाव का प्रचार बंद होने से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने गोरखालैंड से ममता बनर्जी को चुनौती दी। अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक विजय संकल्प सभा को संबोधित किया और टीएमसी शासन में गोरखाओं की समस्याओं को इग्नोर करने का आरोप भी लगाया। शाह ने जहां ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया, हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। वहीं गुंडों बदमाशों पर एक्शन लेने की सीधी चेतावनी दे डाली। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। गौरतलब है कि 7 विधानसभा क्षेत्र वाले दार्जिलिंग जिले में गोरखाओं की बड़ी आबादी निवास करती है। दार्जिलिंग, करसियांग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी विधानसभा में तो ये जीत हार तय करने की भूमिका में होते हैं। अकेले दार्जिलिंग और कालिम्पोंग विधानसभा को मिलाकर इनकी आबादी 7,48,023 से अधिक है। यहाँ की सभी सीटें लगातार बीजेपी ही जीतती आ रही है। देखते हैं पड़ोसी जिलों पर इस बार क्या असर होता है। इस समय की बड़ी खबर, केरलम के त्रिशूर से पटाखा फैक्ट्री में यहां आग लग गई है और आग लगने की वजह से एक बड़ा धमाका सुनाई दिया है। धमाके में 13 लोगों की जान जाने की बात भी सामने आ रही है। 5 लोगों की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है।
पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। यहां आधी आबादी के अधिकार को लेकर सियासी और सामाजिक दोनों स्तर पर माहौल बनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से शुरू हुए इस अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद नेतृत्व संभालते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि महिला सशक्तिकरण अब सरकार और संगठन के एजेंडे के केंद्र में है। और यही कारण है कि सीएम योगी के नेतृत्व में विशाल जनाक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। सर पर गमछा बांधे हुए सीएम योगी आगे आगे चल रहे थे, वहीं उनके बगल में दोनों डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आए। सीएम आवास से शुरू होकर के विधानसभा तक तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में लगभग 15,000 महिलाएं शामिल हुई। भीषण गर्मी के बीच महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंच के बैकग्राउंड में लिखे हुए इन शब्दों से समझा जा सकता है कि सीएम योगी के निशाने पर सपा और कांग्रेस हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है कि आंदोलन केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बूथ, मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर तक इसे विस्तार दिया जाएगा, जिसके जरिए महिला मतदाताओं को जोड़ने और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की दिशा में काम किया जाएगा। मतलब साफ है, 2027 में कांग्रेस सपा को बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस हो, प्रशासन हो, बुलडोजर एक्शन यहां पर लगातार होता रहता है, नॉन स्टॉप चलता है। और ऐसा ही ऑपरेशन सोमवार की रात में भी देखने को मिला। रामपुर में रात के अंधेरे में बुलडोजर ऐसा गरजा कि सड़क किनारे बनी मजार को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीरें बता रही है कि रात के अंधेरे में बुलडोजर अपने बड़े मिशन पर लगा है। सड़क किनारे बनी अवैध मजार को तोड़ रहा है। देखते ही देखते बुलडोजर ने मजार का नामो निशान मिटा दिया। तस्वीरें रामपुर के बिलासपुर की है, जहां 2 दरगाह पर बुलडोजर एक्शन हुआ। रात में यह एक्शन शुरू हुआ और सुबह तक चला, जिसके बाद रास्ते से मजार को हटा दिया गया। इस मजार का नाम हजरत सादिक शाह मियां दरगाह है, जो कि बिलासपुर में नैनीताल हाईवे को जोड़ने वाले रास्ते पर बनी थी। हाईवे चौड़ीकरण योजना के तहत इस मजार को चिन्हित किया गया था और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर बुलाए गए थे। इससे पहले खुद मुतवली ने बुलडोजर चलवाकर मजार को गिराने की शुरुआत की थी, लेकिन इस कार्रवाई को सोमवार की रात को पूरा कर लिया गया। जिस जगह पर पहले मजार थी वो अब सपाट हो चुकी थी। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। मतलब ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ जो भी अवैध होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। प्रयागराज से एक बड़ा विवाद सामने आया है। रेलवे स्टेशन के पास बनी मस्जिद को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। रेलवे इसे अपनी जमीन कह रहा है, जबकि मस्जिद पक्ष इसे वक्फ संपत्ति कह रहा है। लेकिन बुलडोजर का डर भी अब कहीं ना कहीं मस्जिद में रहने वाले लोगों को सता रहा है। वीडियो में नजर आ रही इस मस्जिद पर ही रेलवे ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें साफ लिखा है कि मस्जिद रेलवे जमीन पर बनी है। स्टेशन के मेजर मॉडिफिकेशन के लिए इसे खाली करना होगा। रेलवे ने 27 अप्रैल तक का समय दिया है, जिसके बाद सफेद संगमरमर मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अगर तय समय में खाली नहीं हुई तो बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं मस्जिद से जुड़े लोगों का कुछ और ही कहना है। ऐतिहासिक मस्जिद कह लीजिए इसको 27 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया है, और जबकि ये मस्जिद हमारी ब्रिटिश शासनकाल से है। इस मस्जिद को 1950 में वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड भी किया गया है। अब नोटिस के खिलाफ नाराज लोग हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जमीन किसकी है, रेलवे या फिर वक्फ बोर्ड की। धर्मेश हत्याकांड के बाद सुलगे अहमदाबाद के धंधुका में आज प्रशासन का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। एक साथ कई बुलडोजर पूरे इलाके में पहुंचे और ताबड़तोड़ तरीके से कई अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि अभी धंधुका के लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि धर्मेश के कातिलों पर अब एक्शन कब होगा। दरअसल 4 दिन पहले अहमदाबाद के धंधुका में रिजवान और समीर ने ओवरटेक करने की वजह से धर्मेश को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में आगजनी और बवाल हुआ। अब धंधुका में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। भारी पुलिस बल के साथ आज सुबह प्रशासन के बुलडोजरों का काफिला धंधुका पहुंचा और एक एक कर कई अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। हालांकि धंधुका में आज जो बुलडोजर चला उसका धर्मेश हत्याकांड से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने कहा कि जल्द ही धर्मेश के कातिलों पर भी एक्शन होगा। धर्मेश गमारा हत्याकांड के जो आरोपी थे उनके घर के आसपास में भी कुछ दबान पहले से आइडेंटिफाइड है, हम लोग उसको भी दूर करेंगे। और जो इसमें जो आरोपी थे उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा ऑलरेडी की जा रही है। बता दें कि 18 अप्रैल को रिजवान ने धर्मेश की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि धर्मेश ने बाइक से रिजवान की बाइक ओवरटेक की थी।
धर्मेश की हत्या के बाद धंधुका में बवाल हो गया। फिलहाल पुलिस ने रिजवान और उसके साथी समीर को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे गुस्साए लोगों ने धर्मेश के कातिलों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग तेज कर दी है, जिसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। हाथ बंधे हुए हैं, सिर झुका हुआ है और पैर लड़खड़ा रहे हैं और दोनों हाथ जोड़कर अपने किए गए गुनाह की माफी मांग रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने रिजवान और समीर दोनों का वहां तक जुलूस निकाला जहां उन्होंने धर्मेश की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। ये तस्वीर गुजरात के बदमाशों को सख्त संदेश दे रही है कि गुजरात में भूपेंद्र दादा के राज में अगर गुनाह किया तो न केवल लंगड़े किए जाओगे बल्कि इज्जत भी तार तार कर दी जाएगी। मौका वारदात तक दोनों की परेड निकालने के बाद पुलिस ने हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया और धर्मेश हत्याकांड के एक एक परत खोलने में जुट गई। बता दें कि 18 अप्रैल को अहमदाबाद के धंधुका में रिजवान और समीर ने ओवरटेक करने की वजह से धर्मेश को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में आगजनी और बवाल हो गया था। मध्य प्रदेश का इंदौर, जहां सफाई के लिए देश की नंबर 1 सिटी होने पर तारीफ होती है, लेकिन उसी शहर के नंबर 1 का जो तमगा है उसे बदनाम करने का आरोप अब पुलिस पर लग रहा है, क्योंकि जिस खाकी पर अपराध को रोकने का जिम्मा होता है उसी खाकी पर लूट और रिश्वतखोरी के आरोप अब लग रहे हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के नाम पर एक घर से 22 तोला सोना गायब कर दिया था। दरअसल पुलिस ने चेक बाउंस मामले में गौरव जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरोप है कि एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी दबिश देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी को इशारा करके सीसीटीवी दिखा रहा है और फिर टेबल पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिसकर्मी घर में नकली चाबी से ताला खोलकर घर में घुसते हैं। तलाशी के नाम पर घर में रखा हुआ 22 तोला सोना गायब कर देते हैं। पीड़ितों का आरोप है कि मामला दबाने की एवज में रिश्वत भी मांगी जा रही है, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई है। इसमें आरोप लगाए गए तो आरोपों की जो प्रकृति थी, नेचर ऑफ जो शिकायत मतलब कंप्लेंट थी, उसके आधार पर ये प्राइमा फेसी ये कार्रवाई की गई है और विस्तार से जो पूरी जांच है, जो इंक्वायरी है, वो एसीपी विजयनगर द्वारा कंडक्ट की जा रही है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है और पुलिसकर्मियों को निलंबित करके लाइन अटैक कर दिया गया है। खाकी पर लगे इन आरोपों ने पूरे पुलिस प्रशासन को शर्मसार कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज से देश नहीं संभल रहा, आसिम मुनीर से देश की सेना नहीं संभल रही और मौलानाओं से मदरसे नहीं संभल रहे। जिन मौलानाओं को मदरसों में मजहबी शिक्षा, इस्लामी दीन की बातें करने के लिए बनाया गया, वो अब रेप पार्टियों में कैमरे में कैद हो रहे हैं। यानी इस्लामी शिक्षा देने के बजाय ये उन रेव पार्टियों में शामिल होते हैं जहां जान छलकते हैं, जो इस्लाम में हराम है। लेकिन मौलाना साहब को इससे मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है अपने मनोरंजन से। रेव पार्टी में डीजे की धुन पर थिरकते रहे हैं मौलाना अब्दुल कवी। पाकिस्तान में जन्मे मौलाना साहब के रेव पार्टी में शामिल होने के इस 12 सेकंड के वीडियो के बाद सुर्खियां बनी हुई हैं। सामने सैकड़ों युवाओं की भीड़ मौजूद है और मौलाना साहब डीजे के पास खड़े होकर हाथ हिलाकर उन्हें प्रोत्साहित करते नजर आ रहे हैं। खैर, मौलाना मुफ्ती कवी का ये रंगीला अंदाज नया नहीं है। 1 साल पहले इन्हीं मौलाना ने भारतीय एक्ट्रेस राखी सावंत को शादी के लिए प्रपोज किया था। जी मीडिया पर आकर मौलाना साहब ने खुद कबूला था कि वो शादी करेंगे। इससे पहले पाकिस्तानी मौलाना ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को अपना नाम बदलकर आयशा राय रखने की भी बात कही थी। अब रेव पार्टी में शामिल मौलाना का वीडियो शायद शहबाज मुनीर तक भी पहुंच जाए तो हो सकता है कि वो मौलाना साहब को थोड़ा ज्ञान दे दे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां श्री राम जानकी मठ के महंत मुकुंदपुरी ने जिंदा समाधि लेने का ऐलान कर दिया है और उनके इस ऐलान के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। एसडीएम सीओ महंत को मनाने में जुटे रहे, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे। जिससे यहाँ के हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। मठ परिसर को संवेदनशील घोषित कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। महंत सुबह 4 बजे के करीब समाधि लेने बैठे थे। करीब 10 घंटे ये समाधि स्थल पर बैठे रहे। संत तो समाधि ले सकता है, संत को जब क्रोध आता है ना तो समाधिष्ट हो जाता है। प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही महंत को समाधि से निकलने के लिए मनाने में जुटे रहे। देखिए, ये पुलिस अधिकारी उनसे बात कर ऊपर आ रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद महंत मुकुंदपुरी समाधि स्थल से बाहर निकले। इस विवाद की जड़ मठ की करोड़ों की जमीन बताई जा रही है। महंत मुकुंदपुरी का आरोप है कि एक व्यक्ति ने फर्जी वसीयत के माध्यम से मठ की संपत्ति अपने नाम दर्ज करा ली है। अब संत समाज इसकी लड़ाई लड़ रहा है। विवाद कोई नया नहीं है। साल 2023 में भी महंत मुकुंदपुरी ने इसी तरह का ऐलान किया था, जिसे प्रशासनिक हस्तक्षेप से टाल दिया गया था। हालांकि इस बार हालात ज्यादा गंभीर हो गए हैं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश के जयपुर कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है। मामला सामने आने के बाद राजस्थान एटीएस अब अलर्ट मोड पर है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात एटीएस ने 2 नफरती लोग जो हैं उनको गिरफ्तार कर गजवाए हिंद के प्लान का भी भंडाफोड़ किया है।
इन दोनों घटनाओं ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है और किसी बड़ी दहशतगर्दी का इशारा कर रही है। गुजरात एटीएस के चंगुल में दिख रहे ये दोनों ही किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे। ये दोनों अपने फोन के जरिए कई ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिनमें जिहाद और गजवाए हिंद पर तकरीरें डाली जाती, चर्चा होती। जांच में पता चला कि ये दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऐसे लोगों के संपर्क में भी थे जो इस तरह की विचारधारा से जुड़े हुए थे। उनके हिसाब से यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, लोगों को इकट्ठा करना है, वेपन्स इकट्ठा करना है और अटैक करना है। उस हिसाब से इनके बातचीत चल रही थी, बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करने के लिए। वहीं जयपुर का मामला तो और भी चौंकाने वाला है, जहां हारिस उर्फ खरगोश बीते कई सालों से स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों को अंजाम दे पाता, श्रीनगर के मिले क्लू के बाद उसे राजस्थान एटीएस ने दबोच लिया। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के शाजापुर से ये बड़ी खबर। चलती बस में यहाँ भीषण आग लग गई है। बारातियों को लेकर जा रही थी बस। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। बस में रखा सामान जलकर राख हो गया। इस समय की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के शाजापुर से। ये देखिए डबल डेकर बस है और इसमें आग लग गई और ऐसी बहुत घटनाएं सामने आई हैं। डबल डेकर बस में आग लगने की काफी घटनाएं हमें मिलती रहती हैं, खबरें मिलती रहती हैं। और देखिए बारातियों को लेकर ये बस जा रही थी और इसमें ये आग लगी है। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो रहा है। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान से खोल दिए गए हैं और अब से 13 घंटे बाद आस्था के विश्व विख्यात केंद्र बाबा केदारनाथ का दरबार भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके भव्य तैयारियां, भव्य दर्शन की पूरी की जा चुकी है। कपाट खुलने को लेकर केदार धाम में जबरदस्त उत्साह, आस्था साफ नजर आ रही है। केदारनाथ मंदिर को तकरीबन 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है, जिससे ये मंदिर दिव्य और आकर्षक नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब से 13 घंटे के बाद कल सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस दौरान इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धाम पहुंचेंगे और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे। कपाट खुलने से पहले आज बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली के धाम पहुंचने के साथ ही पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल चरम पर पहुंच गया है। तो वहीं केदारनाथ धाम के रक्षक भकुंठ भैरवनाथ के कपाट शनिवार को खुलेंगे, जिसके बाद से ही केदारनाथ मंदिर में विधिवत आरती शुरू हो जाएगी। तो वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इस बार आईटीबीपी के साथ साथ एटीएस को भी तैनात किया गया है। अगली खबर वाराणसी से है, जहां मंदिरों में दर्शन करने और पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वाले भक्तों की सुविधा के लिए योगी सरकार विशेष पहल कर रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और प्रमुख घाटों के आसपास आधुनिक डिजिटल लगेज लॉकर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालु बिना किसी सामान के खोने की चिंता किए दर्शन और स्नान कर सके। इसके तहत भक्त अपने मोबाइल से लेकर सूटकेस, कीमती सामान और कपड़े तक सुरक्षित रखकर बेफिक्र होकर घाटों पर घूम सकेंगे और गंगा स्नान का आनंद ले सकेंगे। फिलहाल दशाश्वमेध घाट, गुदौलिया, टाउन हॉल और बेनियाबाग में ये डिजिटल लॉकर लगेंगे, जिससे मोबाइल से लेकर बड़े सूटकेस तक रखने की व्यवस्था होगी। अभी 4 अलग साइट में लॉकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस डिजिटल लॉकर में 4 तरीके से सामानों को रखा जा सकता है, छोटा, मध्यम, बड़ा और लार्ज स्केल पे। उत्तर प्रदेश में पुलिस गैंगस्टर से लेकर बदमाशों तक का हिसाब कर रही है। मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर नजर को पुलिस ने एनकाउंटर कर लंगड़ा करा और गैंगस्टर पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जमीन पर गिरा ये वो गैंगस्टर नजर है जिसकी नजर योगी फोर्स ने बुलेट के जरिए उतार दी। पुलिस से सामना होने के बाद नजर ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में योगी फोर्स ने बुलेट वाला इलाज कर उसे लंगड़ा कर दिया। जो नजर कुछ देर पहले बाइक चला रहा था, उसे अब पुलिस के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे लंगड़ाते हुए पुलिस के सहारे चल रहा है। नजर पर लूट और गैंगस्टर के 25 मामले दर्ज हैं। एक बाइक बरामद हुई है जो कि चोरी की है और एक तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस का ये बुलेट वाला इलाज शाहजहांपुर में भी दिखा, जहां मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा बदमाश लंगड़ा हो गया। वहीं श्रावस्ती में गोकशी के मामले में एक आरोपी को हाफ एनकाउंटर कर अरेस्ट किया। योगी फोर्स का पीतल से नजर उतारने वाला इलाज यूपी से अपराध के खात्मे के लिए हिट हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ का नीले ड्रम वाला कांड तो आपको याद ही होगा, कैसे एक युवक को उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या के बाद नीले ड्रम में बंद कर दिया था। करीब 1.5 साल पहले हुए इस कांड की मास्टरमाइंड मुस्कान पहली बार कैमरे में कैद हुई है, वो अभी अपने बच्चे के साथ। क्योंकि गिरफ्तारी के बाद से मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में बंद थे।
जेल से ही उनकी पेशी होती थी। इसी दौरान मुस्कान ने एक बच्चे को जन्म दिया था और आज कोर्ट में दोनों को पेशी के लिए लाया गया, जहां मुस्कान मुंह पर दुपट्टा बांधे और बच्चे को हाथ में लिए दिखाई दी। भारी पुलिस बल की सुरक्षा में लाई मुस्कान को मृतक सौरभ के परिजन नरक तक पीछा नहीं छोड़ने की बात कहते हुए दिखाई दिए। कोर्ट में पेशी के दौरान सौरभ की मां गुस्से में नजर आई। मुस्कान को देखते ही वो आग बबूला हो गई और मुस्कान को सख्त सजा देने की मांग करने लगी। मुस्कान के साथ ही साहिल भी मुंह छिपाए नजर आया। साहिल और मुस्कान के इस नीले ड्रम कांड में अब तक 20 गवाहों की गवाही हो चुकी है और आज पहली बार दोनों को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में धर्म के नाम पर धंधा करने वाले एक रैकेट का खुलासा हुआ है, जो यहां के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर भक्तों से पैसे ऐंठता था। इसका खुलासा तब हुआ जब एक ट्रस्टी के खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया। भक्तों को आस्था के नाम पर लूटने वाले इस लुटेरे का नाम है पुरुषोत्तम दादा कडलक। आरोपी न सिर्फ एक प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर का ट्रस्टी है, बल्कि राजनीतिक रसूखदार भी है। कडलक यहाँ अपने भतीजे के साथ मिलकर एक ऐसा रैकेट चला रहा है जो पवित्र दर्शन यानी वीआईपी सुविधा दिलवाने के नाम पर भक्तों से पैसे ऐंठता था। उसके इस धंधे में मंदिर के कई स्टाफ जुड़े हुए थे, जो कडलक के एजेंट के तौर पर भक्तों को फंसाते थे। यहाँ तक कि उसके गुर्गे भक्तों से 3-3 हजार तक की वसूली करने लगे। ऐसे ही एक विवाद की वजह से कडलक का नाम सामने आ गया, जिसके बाद उसे और उसके भतीजों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कडलक के बैंक खातों की जांच की तो उसमें 1 करोड़ 13 लाख जमा थे। करोड़ों के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी सामने आया। जांच में पता चला कि रैकेट की कमाई का 80% हिस्सा पुरुषोत्तम दादा कडलक के पास जाता था। सबूत और शिकायत के आधार पर अब उसे जेल भेज दिया गया। देश में गाड़ियों की तस्करी का एक बड़ा खेल सामने आया है। ऑपरेशन नूमखोर के तहत कस्टम विभाग ने हजारों लग्जरी वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन का खुलासा किया है और ये गाड़ियां भूटान के रास्ते भारत में सप्लाई की जा रही थी। कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए ये बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन नूमखोर के तहत 15,849 गाड़ियां जब्त की गई। इनका भारत में रजिस्ट्रेशन है। भूटान के रास्ते एंट्री हुई। रजिस्ट्रेशन में फर्जी डॉक्यूमेंट्स, डिस्पोजल सर्टिफिकेट और डिप्लोमेटिक पेपर्स का इस्तेमाल किया गया। असम में 464 गाड़ियां जब्त की गई। केरल में 50 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गई। इन गाड़ियों की खरीद में कई फिल्म स्टार्स भी शक के घेरे में हैं। लग्जरी गाड़ियों की तस्करी से सरकार को करोड़ों का घाटा हुआ है। भूटान से भारत में लग्जरी कारों की तस्करी और टैक्स चोरी रोकने के लिए केरल के मुन्नार में भारत भूटान सीमा शुल्क अधिकारियों की बैठक भी हुई, जिसमें तस्करी की गई महंगी और लग्जरी गाड़ियों को पकड़ने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों पर चर्चा हुई। अगली खबर का रुख करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक एप्पल को नया बॉस मिलने जा रहा है। जी हां, 15 साल बाद एप्पल की लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहां जॉन टर्नर्स सितंबर से कंपनी के सीईओ का पद संभाल लेंगे। एप्पल कंपनी ने टिम कुक की जगह जॉन टर्नर्स को अगला सीईओ नियुक्त करने का फैसला लिया है, जो 1 सितंबर से नई जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि 50 साल के जॉन टर्नर्स एप्पल के पुराने और भरोसेमंद मेंबर हैं, जिन्होंने 2001 में एप्पल की प्रोडक्ट डिजाइन टीम से अपने करियर की शुरुआत की थी और 2021 में उन्हें हार्डवेयर इंजीनियरिंग का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। इस दौरान टर्नर्स ने आईपैड, एयरपॉड्स और हालिया आईफोन और मैक की नई जनरेशन विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। हाल ही में जॉन टर्नर्स की अगुवाई में आईफोन एयर और मैकबुक नियो जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। 1 सितंबर को जिम्मेदारी को संभालने के साथ जॉन टर्नर्स एप्पल के 8वें सीईओ बन जाएंगे। वहीं टिम कुक नई भूमिका में नजर आएंगे और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभालेंगे। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 10 साल के बच्चे ने अपने पिता से नाराज होकर नाराजगी के चलते एक खौफनाक कदम उठा लिया और गुस्से में 10 साल के बच्चे ने जहर खा लिया। जी हां, मोबाइल की जिद के चलते बच्चे ने गुस्से में आकर यूरिया खाद खा लिया, क्योंकि पिता से जब बच्चे ने मोबाइल दिलाने की जिद की तो उसने मना कर दिया। फिर जब जहर खाने के बाद घर वालों को पता चली तो बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और पाइप के जरिए शरीर से जहर को निकाला। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर है। सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी गयी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बच्चों के लिए मोबाइल की आदत और जिद आखिर ये क्यों बनती जा रही है? सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? यूट्यूब, गेम्स, इंस्टाग्राम, रील्स के लिए फोन पर लाइक्स, डोपामाइन रिलीज करते हैं। फोन को स्टेटस सिंबल मानते हैं। बच्चे फोन को आराम और खुशी समझते हैं। बच्चे को डांटने के बजाय शांति से समझाएं। पढ़ाई और रियल प्ले का मतलब समझाएं। आउटडोर गेम्स, फैमिली टाइम का ऑप्शन दें। बच्चों के सामने खुद फोन कम यूज करें। अगर जिद ज्यादा है तो काउंसलर से बात करें।
मोबाइल आज एक जरूरत है, लेकिन माता पिता और बच्चों दोनों को समझना होगा कि ये खतरनाक भी है। राजस्थान की चूरू पुलिस ने किडनैपिंग का एक मामला 48 घंटे में ही सुलझा लिया। न सिर्फ आरोपियों को पकड़ा बल्कि फिरौती की रकम को भी बरामद कर लिया। और खास बात ये रही कि पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया किसी फिल्मी कहानी की तरह और आरोपियों को गिरफ्तार किया। किडनैपर्स ने रुकमा नंद को अगवा किया था और परिजनों से 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए बुर्का प्लान तैयार किया, जिसके तहत पुलिसकर्मी बुर्का पहनकर आरोपियों के बताए गए ठिकाने पर पहुंचे। बुर्का पहने होने के कारण आरोपियों को शक नहीं हुआ और पुलिस ने 2 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया और व्यापारी को छुड़वा लिया। पुलिस ने फिरौती की रकम भी बरामद कर ली है और व्यापारी को परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 150 सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली, जिसमें आरोपियों की लोकेशन हरियाणा मिली। बुर्का पहन के हमारे पुलिस जवान जो थे उन्होंने पैसों की फिरौती की मांग को लेके वहाँ पे घटना पे मौजूद भी थे। इसी समय पे हमने उनको ट्रैक करके पकड़ा भी। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एक टिकट और उससे 4 बार सफर। सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी टिकट बनाकर यात्रा कर रहे 2 यात्री टीटी की सतर्कता से पकड़े गए। और अब इन दोनों से पूछताछ हो रही है। एक ही टिकट में एआई से छेड़छाड़ कर ये 4 बार यात्रा कर चुके थे। स्टेशन पर जब टीटी को शक हुआ तो टिकट की जांच की गई, तब इनका फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में सामने आया कि जो टिकट जोधपुर तक दिखाया जा रहा था वो असल में 22 मार्च को कर्नाटक के कुनिगल से चन्नरायापटना के बीच एक यात्री के लिए मात्र 45 रुपए में जारी हुआ था और उस पर यात्रा भी की जा चुकी थी। इसके बाद उसी यूटीएस नंबर XT6PE BG006 को एआई टूल्स की मदद से एडिट कर अलग अलग तारीख और रूट के फर्जी टिकट तैयार किए गए। इनमें आसरवा से उदयपुर 28 मार्च, जयपुर से आगरा 31 मार्च, लेकिन इस टिकट में वैलिडिटी 1 मार्च ही रह गई। और आगरा फोर्ट से जोधपुर 20 अप्रैल की यात्राएं शामिल है। हर टिकट का नंबर अलग होता है, लेकिन यहाँ एक ही नंबर का बार बार इस्तेमाल हुआ। यही गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद सबसे बड़ा कारण बनी। इस घटना के बाद रेलवे टिकट जाँच को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और मध्य प्रदेश तक तापमान 40 से 44 डिग्री के पार है। लातूर में एक किसान की गर्मी के चलते मौत हो गई और धीरे धीरे लू का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े जानलेवा साबित हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के लातूर की बात करें तो यहाँ 42 डिग्री तापमान की भीषण गर्मी में खेत में काम करते करते किसान को चक्कर आ गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं दम तोड़ दिया। लातूर में पिछले 15 दिनों से लू का कहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। आसमान से बरसती आग से राहत पाने के लिए लोग गन्ने का रस, शरबत और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह राहगीरों के लिए प्याऊ लगाए गए हैं। राजधानी में भी गर्मी का प्रकोप कम नहीं है। यहाँ तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। इंडिया गेट पर लोग खुद को कपड़ों से ढककर छाते और चश्मे का सहारा लेकर धूप से बचते नजर आ रहे हैं। जी मीडिया लोगों से अपील करता है कि तेज गर्मी में दोपहर को घर से बाहर ना निकलें। सफेद कपड़े से खुद को ढककर चलें, जिससे गर्म हवाओं से बच सकें। पानी ज्यादा पिएं, क्योंकि लू की एक चपेट जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन काशी में तो भगवान को ही गर्मी लगने लगी है। और इसके बाद आस्था की एक अनोखी तस्वीर हमें मिली, जहां भक्त भगवान को भी गर्मी से राहत देने की परंपरा निभा रहे हैं। तपती गर्मी और झुलसते लोगों के बीच में काशी में भक्ति का ये ठंडा एहसास है। ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ के दरबार की हैं, जहां मंदिर के गर्भगृह में गंगा जल की अटूट जलधारी लगाई गई है। इस भीषण गर्मी में ये जलधारी बाबा का निरंतर जलाभिषेक करेगी और सावन पूर्णिमा तक की परंपरा यूं ही जारी रहेगी। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे बाबा विश्वनाथ को जलधारी से स्नान के बाद श्रृंगार किया गया। भले ही बाबा विश्वनाथ कैलाशपति हैं, लेकिन गर्मी हो या सर्दी, भक्तों की भावना उन्हें हर मौसम में अपने जैसा स्नेह देती है। काशी विश्वनाथ में ये सिर्फ परंपरा नहीं, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है, जहाँ भगवान को भी अपने जैसा मानकर उनकी सेवा की जाती है, ताकि प्रचंड गर्मी भगवान को ना छू पाए। आज देश भर के कई शहरों में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल और गाजियाबाद तक धधकती आग की लपटों से हाहाकार मच गया। कहीं फैक्ट्री जलकर राख हो गई तो कहीं दुकानें स्वाहा हो गई। शहर शहर अग्निकांड की ये 3 भयावह तस्वीरें देखिए। कैसे महाराष्ट्र के भिवंडी, यूपी के गाजियाबाद और पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में आग की वजह से हाहाकार मच गया है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के भिवंडी की, जहां एक केमिकल फैक्ट्री और तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की धधकती लपटों और धुएं के खौफनाक गुबार से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई।
गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में भी गोल चौक के पास मार्केट में भयंकर आग लग गई, जिससे 5 दुकानें जलकर राख हो गई। आग इतनी भयावह थी कि धुएं के गुबार कई किलोमीटर दूर तक से ही देखे जा सकते थे। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक के आनंद लोक अस्पताल की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जहां अस्पताल में फंसे मरीजों को खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। फिलहाल तीनों जगहों पर लगी हुई आग को काबू में कर लिया गया है। राहत वाली बात यह है कि तीनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में संभल से लेकर मेरठ तक दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भीषण अग्निकांड ने सड़क पर अफरा तफरी मचा दी। संभल में हादसे के बाद घायल सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। वहीं मेरठ में बस में आग लग गई और ये बस जलकर खाक हो गई। यूपी के दोनों शहरों में आग ने जमकर तांडव मचाया। संभल में तो लोगों की संवेदनहीनता भी सामने आई, जहां 2 लोगों की मौत हो गई। संभल हाईवे पर बाइक और कार की टक्कर के बाद कार पेड़ से जा टकराई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। कार धू-धू करके जलती रही, तो वहीं घायल बाइक सवार मदद के लिए इंतजार में तड़पता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जब एम्बुलेंस पहुंची तब उसकी मौत हो चुकी थी और इस हादसे में कार ड्राइवर भी जिंदा जल गया।